Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एमए इंग्लिश पार्ट 1 जो पोइट्री की बुक है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी लाइन नंबर 302 से लेकर 330 तक इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे लेक्चर जो है ना एमए इंग्लिश पार्ट 1 के ऊपर सारे तरतीब से देखने हों तो आप इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो पहला लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप उस पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको मेरे सारे लेक्चर जो हैं वो तरतीब से जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आज मैं ये जो लाइन है ये 302 से लेकर ऑनवर्ड आगे 330 तक इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे सारे लेक्चर जो हैं वो जितनी लाइंस हैं 300 तक वो मैंने कवर की हुई हैं। आप वो वीडियो लेक्चर जो हैं वो देख भी सकते हैं और आप उसको सुन भी सकते हैं। तो इसमें जो है जो जॉन मिल्टन है वो कंपेयर कर रहा है जो फॉलन एंजल हैं जो अब जहन्नम के गड्ढे में गिरे पड़े हैं, तो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से कंपेयर कर रहा है। मसलन उसको वो वेलम बरूसा की वादी के अंदर जो दरख्तों के पत्ते पड़े हैं उससे कंपेयर कर रहा है और उसको सेज से कंपेयर कर रहा है। सेज एक किस्म की घास होती है जो कि मतलब कि ऐसे जो दलदली इलाके हैं वहाँ पे उगती है और नदियों के पानी में ये मिक्स होकर फिर आगे बहना शुरू कर देती है, तो उसको सेज का कहा जाता है। तो लाइन है जी, थिक एज ऑटमनल लीव्स डेट स्ट्रो। ये जब आपके सामने बुक होगी ना तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगी। आप ये जो पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक है उसकी जो टेक्स्ट है जो लाइन नंबर 302 है उसको अपने सामने रखिएगा ऑनवर्ड जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये फॉलन एंजल कैसे हैं? थिक एज ऑटमनल लीव्स, जैसे ख़िज़ाई पत्ते हों। ऑटमन होता है ना, ऑटमन, तो ऑटमन का मतलब होता है ख़िज़ा। तो ऑटमनल लीव का मतलब है कि जैसे ख़िज़ाई पत्ते हों, यानी जब ख़िज़ा होती है तो दरख्तों के पत्ते बड़ी मिक़दार में झड़ते हैं। तो इसी तरह ज़्यादा मिक़दार में जो है ये फॉलन एंजल वहाँ पे जहन्नम की आग की वादी में ऐसे लुढ़कते जा रहे थे। थिक एज ऑटमनल लीव्स डेट स्ट्रो का मतलब होता है बिखरना, ठीक है, स्केटेड होना, स्केटेड। डेट स्ट्रो द ब्रुक्स, और ब्रुक्स कहते हैं नदियाँ, ठीक है, नदियाँ। थिक एज ऑटमनल लीव्स डेट स्ट्रो द ब्रुक्स, यानी ऐसे घनी मिक़दार में ये फॉलन एंजल वहाँ पे पड़े हुए थे जैसे ख़िज़ाई मौसम में नदियों के अंदर दरख्तों के पत्ते गिरे पड़े हों, ठीक है। इन वेलम बरूसा, और ये उसने रेफरेंस दिया है वेलम बरूसा। वेलम बरूसा बेसिकली एक जो है ना वो वैली है, वादी है, ठीक है, और ये फ्लोरेंस इटली, यानी फ्लोरेंस से ये थोड़ी सी दूरी पे वाक़या है। इन वेलम बरूसा वेयर द एट्रूरियन शेड्स, एट्रूरियन ये एक किस्म का दरख्त होता है, ठीक है, यानी एट्रूरियन के जो दरख्त ये इटली में पाया जाता है। यानी वो वेलम बरूसा की वादी है और उसमें जो है ना वो नदियाँ हैं और नदियों के ऊपर जो है ना वो दरख्त जो मतलब ये कि इस तरफ भी दरख्त हैं इस तरफ भी, और कौन से दरख्त हैं? एट्रूरियन, ठीक है। एट्रूरियन शेड्स का मतलब है एट्रूरियन के ट्रीज़, दरख्त। Where the Etrurian shades high over arched embower, arched embower का मतलब है कि उन्होंने ऊपर वो आर्च बनाया हुआ है, यानी वो जो नदी है उसकी लेफ़्ट साइड पे भी दरख्त हैं और उसके राइट साइड पे भी जो हैं वो दरख्त हैं और ऊपर से उनकी जो शाखें हैं वो आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। और जब ख़िज़ा का मौसम होता है तो वहाँ जब दरख्तों के पत्तों से हवा टकराती है तो जो कमज़ोर पत्ते हैं वो गिरते हैं उससे नदी के ऊपर, नदी के पानी के ऊपर, और वो सारी नदी का पानी जो उसको कवर कर देते हैं। तो इस तरह ये उसने रेफरेंस दिया, ये उसने सिमिली दी है, यानी जो फॉलन एंजल थे वो जहन्नमी गड्ढे में इस तरह गिरे पड़े थे जिस तरह वेलम बरूसा की वादी में एट्रूरियन शेड्स, एट्रूरियन के दरख्त के पत्ते जो हैं उन नदियों के ऊपर तैर रहे होते हैं।
इन वैलम्बरोसा वेयर द एट्रोरियन शेड्स हाई ओवर आर्च इम्बावर आर स्केटेड सेज, या बिखरी हुई घास। एक तो पत्तों से उसने कंपैरिजन किया, फिर उसने स्केटेड सेज का लफ्ज़ यूज़ किया, यानी जैसे बिखरी हुई घास हो, स्केटेड की हुई घास हो। एफ्लोट, वो इन नदियों के पानी के ऊपर तैरती हो। व्हेन विद फियरस विंड ओरियन आर्म्ड, यानी ओरियन बेसिकली ये आप यूँ कह लें कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, एक कॉन्सल्टेशन है, जिसकी जो शक्ल है वो ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई एक आर्म्ड मैन हो, यानी जंगजू हो। ठीक है, तो जब उसकी जो फियरस विंड हैं, जब वो किसी समंदर के पानी के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, तो उसमें एक अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। ठीक है ना, जवार भाटा पैदा होता है। ठीक है, व्हेन विद फियरस विंड्स ओरियन आर्म्ड, यानी जब ओरियन ने अपनी जो विंड्स हैं, अपनी जो कशिश है वो उस दरिया नील के पानी के ऊपर फेंकी, ठीक है ना, रेड सी के ऊपर, तो उसमें एक तूफान बर्पा हो गया हो। हैथ वेक्स्ड, वेक्स्ड होता है ताकब करना, परेशान करना, इश्तियाल दिलाना, गुस्सा करना, हमला करना। हैथ वेक्स्ड द रेड सी कोस्ट, यानी रेड सी कोस्ट, रेड सी कोस्ट ये वही एरिया है जो मिस्र में ये दरिया नील का जो एरिया है। ठीक है, हुज वेव्स ओवरथ्रू बुसरीस, बुसरीस, बुसरी जो है ये यूनानी नाम है, और ये कौन है जी, ये फ़िरौन को कहा जाता है बुसरीस, जो इजिप्शियन जो किंग है उसको बुसरीस कहा जाता है। यानी जिसकी तुंदो तेज़ है, रेड सी की तुंदो तेज़ लहरों ने क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया था। ठीक है ना, उलट पुलट कर दिया था फ़िरौन को, फ़ेरा को, एंड हिज मेम्फियन शाइवलरी। और मेम्फियन जो है ये भी जो है ये फ़िरौन को कहा जाता है, इजिप्शियन जो किंग होता है उसकी जो शाइवलरी है, शाइवलरी कहते हैं बहादुरी को, जो सॉरी आर्मी, ठीक है, शाइवलरी, उसकी जो फ़ेरा की जो फ़ौज थी, यानी वो रेड सी की जो बिखरी लहरें थी उनने डबो दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, फ़िरौन को और फ़िरौन की जो आर्मी है उसको। ठीक है ना, और जिस तरह वो उनकी डेड जो कार्कसेस होती हैं, कार्कसेस थी, उनकी जो चैरियट्स थी, जो बग्गीज़ थी, उनके जो हॉर्सेस थे, और जो बाकी जो जिस तरह उन्होंने ताक़ब किया था, वो सारी जो है वो रेड सी के अंदर, दरिया नील के अंदर, ठीक है, वो इस तरह तैर रही थी, और वो कसीर मिकदार में एक आर्मी थी। ठीक है, तो मिल्टन यहाँ ये कहना चाहता है जो फॉलन एंजल थे वो जहन्नमी गड्ढे के अंदर जो हैं वो इस तरह तैर रहे थे। पहला कंपैरिजन तो उसने किया है जी कि एट्रोरियन शेड्स के जो उनके जो पत्ते हैं, फिर उसने सेज से किया है, और अब थर्ड कंपैरिजन वो कर रहा है जैसे फ़िरौन की जो आर्मी थी जब उन्होंने इसराइलियों का, ठीक है, ताक़ब किया था, तो इसराइली तो अल्लाह के हुक्म से बाहिफाजत जो है वो दरिया नील से निकल गए थे, अबूर कर गए थे, लेकिन उसके बाद जो रेड सी की बिखरी मौजें थी उन्होंने फ़िरौन और उसकी आर्मी को उनके साजो सामान के साथ जो है वो गर्क कर दिया था। तो जिस तरह उनकी लाशें तैर रही थी, इस तरह ये जो हैं ये जो फॉलन एंजल थे ये वहाँ पे पड़े हुए थे। वाइल विद परफिडियस हेटेड दे परसूड, यानी इन फौजियों ने बड़ी नफ़रत के साथ, परफिडियस हेटेड, बड़ी नफ़रत के साथ जो है उन्होंने ताक़ब किया था, परसू किया था, पीछा किया था, फॉलो अप किया था। द सोजर्नर ऑफ गोशन, ये सोजर्नर ऑफ गोशन जो है ये इसराइलियों को कहा जाता है। ठीक है ना, यानी उन्होंने इसराइलियों के साथ बड़ी नफ़रत से उनका ताक़ब किया था। ठीक है, लेकिन जो फ़िरौन है और उसकी फ़ौजें थी, मिस्री जो बादशाह था और उसकी जो फ़ौजें थी वो तो तबाह बर्बाद होगी, लेकिन ये जो इसराइली थे ये बाहिफाजत निकल गए थे और दूसरे किनारे पे खड़े होकर ये सारा मंजर जो है वो देख रहे थे। हु बिहेल्ड होता देखना, फ्राम इट, फ्राम द सेफ शोर देयर फ्लोटिंग कार्कसेस, और जो इसराइली थे वो दरिया नील के दूसरे किनारे पे, रेड सी के दूसरे किनारे पे खड़े हुए थे और वो देख रहे थे कि ये जो फ़िरौन की फ़ौजी हैं, जो शाइवलरी है वो कैसे गर्क हो गई है और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो कैसे फ्लोट कर रही हैं, उनकी लाशें कैसे तैर रही हैं। एंड ब्रोकन चैरियट्स व्हील्स, चैरियट्स कहते हैं वो जो उनके जो ये एक ओल्ड एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, यानी आगे वो घोड़ा होता था, पीछे थोड़ी सी जगह बनी होती थी जिसके ऊपर वो उनके जो बंदे थे वो खड़े होते थे, यानी वो ताक़ब करते थे। ठीक है ना, इस पे बैठ के,
उनके बिखरे हुए टूटे हुए व्हील्स, उनकी चैरियट्स, ये सारी टूट फूट का शिकार थी और दरिया नील के पानी के अंदर ये तैर रही थी। सो थिक बेस्ट्रोन बी स्ट्रोन, लिहाजा जिस मकदार में ये 3 रेफरेंस दिए, 3 सिमिलीज, यानी दरख्तों के पत्ते, सेज और जो गर्क हुई फ़ौजें हैं फ़िरौन की, ठीक है, जितनी कसीर मकदार में ये थे, पानी में तैर रहे थे, तो इतनी ही कसीर मकदार में ये जो फॉलन एंजल थे, ये जहन्नम के जो फायरी लेके उसके अंदर ये रोल हो रहे थे, ये लोट पोट हो रहे थे, बिखरे पड़े थे। बी स्ट्रोन होता है बिखरे पड़े होना। एबजेक्ट और विरता हैरत में थे, दे वर टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना, इनके साथ हुआ क्या है। एबजेक्ट, उनको समझ नहीं आ रही थी, टोटली कन्फ्यूज, ये जो फॉलन एंजल थे। एंड लॉस्ट ले दीज कवरिंग देयर फ्लड, यानी वो जहन्नम का जो एक फायरी फ्लड था उसको वो कवर किए हुए थे। अंडर अमेजमेंट ऑफ देयर हिडियस चेंज, और उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये कौन सी तब्दीली रूनुमा होगी, कहाँ वो जन्नत में रहने वाले और कहाँ वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए, और वो उनकी हुक्म अदूली की वजह से अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया और जहन्नम के गड्ढे के अंदर फेंक दिया। इनको ये अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद जी सैटन जो है वो उनको प्रोवोक करेगा। प्रोवोक का मतलब है कि वो उनको मोटिवेशन देगा, ठीक है, कि ये तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, तुम यहाँ से निकल सकते हो और हम दोबारा जो है वो आर्म्ड हो सकते हैं, और जो है वो हम अपनी तवानाई जो है, खोई तवानाई, उसको हम हासिल कर सकते हैं, और एक और जो वार है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सैटन जो है ये फॉलन एंजल को यहाँ पे मुखातब कर रहा है। ही कॉल्ड सो लाउड, सैटन ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, सो लाउड डेट ऑल द हॉलो डीप ऑफ हेल रीसाउंडेड, यानी इतनी उसकी पावरफुल और गरजदार आवाज़ थी कि वो जो जहन्नम के जो गड्ढे थे, ठीक है ना, उनके अंदर इसकी आवाज़ जो थी वो गूंज उठी, यानी हर तरफ इसकी आवाज़ गूंजने लग पड़ी। और इसने फॉलन एंजल को क्या कहा, उनको मोटिवेशन कैसे दे रहा है, प्रिंसेस मेरे शहजादो, ठीक है, प्रिंसेस मेरे शहजादो, पोटेंटेट्स, पोटेंट होता है जो चीज़ पावरफुल हो, ठीक है ना, ताकतवर हो, ठीक है ना, पोटेंटेट्स, लेकिन यहाँ इसका मतलब है रूलर्स, हुक्मरानों, मेरे शहजादो, मेरे प्रिंसेस, वॉरियर, मेरे जंग जुओ, ठीक है, ये फॉलन एंजल को सैटन कह रहा है। द फ्लावर ऑफ हेवन, जन्नत के फूलों, यानी कभी तुम जन्नत के फूल हुआ करते थे, अब तुम जहन्नम के इस गड्ढे में पड़े हुए हो, कभी जन्नत के फूल हुआ करते थे। वंस योर्स नाउ लॉस्ट, कभी ये जन्नत तुम्हारी थी लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गई है। इफ़ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज, क्या ये इतनी भयानक तबाही है, क्या ये तुम इतने हैरानो परेशान हो गए हो, ये एस्टोनिशमेंट ने तुम्हें रोक दिया है, ये परेशानी ने तुम्हें रोक दिया है। इफ़ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज एटर्नल स्पिरिट्स, क्या तुम जैसी जो एटर्नल स्पिरिट्स हैं, यानी जो लाफानी जो रूहें हैं, यानी जो ये जो एंजल है, जो फॉलन एंजल, जो बागी फरिश्ते हैं, डेफिनेटली वो परमानेंटली तो ख़त्म नहीं हुए थे ना, तो लाफानी थे, तो क्या तुम्हारी लाफानियत जो है वो ख़त्म हो गई है, और तुम्हारे लाफानियत जो है उसने वो परेशान हो गई है इस हल्की सी तब्दीली से, इस अजाब से, क्या तुम डर गए हो, तुम सहम के बैठ गए हो। और हैव यू चोजन दिस प्लेस, या तुमने इंतखाब कर लिया है, ये सैटन कह रहा है फॉलन एंजल को, या तुमने इंतखाब कर लिया है इस जगह का, यानी जहन्नम का, जहन्नम की फाई लेक का, इस गड्ढे का तुमने इंतखाब कर लिया है। आफ्टर द टॉयल ऑफ द बैटल, यानी तुमने जो एक जंग लड़ी है गॉड के ख़िलाफ़, उसमें मेरा जो साथ दिया है उस जंग में, या तुम इतने उस जंग में थक गए हो कि तुम्हें अब होश ही नहीं आ रही है और तुम यहाँ पे लेटे हुए हो रिपोज करने के लिए। रिपोज का मतलब ये होता है टू टेक रेस्ट, यानी आपने जो थके मांदा जिस्म है उसको दोबारा बहाल करने के लिए, रेस्ट देने के लिए तुमने इस जगह का इंतखाब कर लिया है। और हैव यू चोजन दिस प्लेस आफ्टर अ टॉयल, टॉयल कहते हैं हार्ड वर्क, मुशक्क़त, ऑफ बैटल, जंग की मुशक्क़त के बाद तुमने इस जगह का इंतखाब कर लिया है। टू रिपोज योर वेरीड विर्चू, वेरीड विर्चू का मतलब है योर टायर्ड लिम्स,
ठीक है ना। अपने थके हुए अज़ां को रेस्ट देने के लिए तुमने इस जहन्नमी गड़े का इंतखाब कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं उठ रहे हो। फॉर द ईज यू फाइंड टू स्लम्बर हेयर, या तुम्हें यहाँ पे आराम करना पसंद आ गया है। स्लम्बर होता है सोना, या तुमने जानबूझ के इस जगह का इंतखाब कर लिया है कि तुम यहाँ पे स्लम्बर मीठी नींद लेने लग पड़े हो। ठीक है, तुम्हें होश नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे बिल्कुल गिरे पड़े हो, उठने का नाम नहीं ले रहे हो। क्या तुमने इस जगह का इंतखाब कर लिया है रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए? और तुम तो यहाँ पे इस तरह रेस्ट कर रहे हो जिस तरह तुम जन्नत की वादियों में लेटे हुए हो। उठो, होश करो, ये जन्नत की वादियाँ नहीं है, ये जहन्नमी गड़े हैं, ये फायरी लेक्स है। यहाँ तुम अल्लाह के अजाब में मुबतला हो। उठो, होश करो। और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर, या इस हैरत के आलम में, एब्जेक्ट कहते हैं समथिंग दैट इज़ कन्फ्यूज्ड, पोस्चर कहते हैं अंदाज को। और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर हैव यू स्वर्न टू एडोर द कंकरर। एडोर होता है परस्तिश करना, पूजा करना। ठीक है, कंकरर कहते हैं गॉड को, अल्लाह को। ठीक है ना। या तुमने इस हालत में ये वादा कर लिया है कि तुम अब तौबा कर लोगे और तुम उसी फाते को यानी गॉड, उसके सामने सजदा रेज हो जाओगे, तुम उसी के ग़ुलाम हो जाओगे, उसी की परस्तिश शुरू कर दोगे। तो क्या ये तुम्हारा इरादा है? हु नो नाउ बीहोल्ड्स चेरेब एंड सेरफ, और वो गॉड जो है वो तो जन्नत में बैठा हुआ है और देख रहा है कि ये जो चेरेब और सेरफ हैं, ये जो फरिश्ते हैं जो अब फालन एंजल है, वरना ये तो जन्नत में बड़े आला मकाम पे फाइज थे ना। ये तो इनका सत्यानाश इसलिए हो गया कि इन्होंने सैटन का साथ दिया था। ठीक है, वरना ये तो बड़े चेरेब थे और सेरफ थे, यानी ये वो फरिश्ते होते हैं जो हाई रैंक्ड एंजल्स होते हैं। Who now beholds cherub and seraph rolling in the flood, वो खुदा जो अब देख रहा है कि ये कैसे जो बागी फरिश्ते हैं ये जहन्नम के गड़े में रोलिंग कर रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं। विद स्केटेड आर्म्स, और इनके जो जंगजुआना हथियार हैं वो किस तरह बिखरे पड़े हैं, स्केटेड हुए पड़े हैं। एंड इन साइंस, और इनके जो झंडे इनके हाथ में थे वो किस तरह यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। टिल एनन, कहीं ऐसा ना हो कि फौरी तौर पर, एनन कहते हैं एट वंस, हिज स्विफ्ट परसूअर्स फ्रॉम हेवन्स गेट डिसर्न, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह ताला के जन्नत के फरिश्ते हैं जो वॉच करते हैं, जो निगरानी करते हैं, जिनकी ड्यूटी गेट्स के ऊपर है, जन्नत के दरवाज़ों के ऊपर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख लें। हिज स्विफ्ट परसूअर्स फ्रॉम हेवन गेट्स डिसर्न द एडवांटेज, वो तुम्हें डिसर्न होता देखना, और इससे वो फ़ायदा उठा लें, इससे वो फ़ायदा उठाएं, यानी उनको एक मौका मिल जाए दोबारा हमला करने का। एंड डिसेंडिंग ट्रीड अस डाउन, और तुम्हें नीचे उतरें और तुम्हें मज़ीद जो है वो जहन्नम के गढ़ों के अंदर धकेल दें। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रीड अस डाउन दस ड्रूपिंग, ड्रूप होता है जो चीज़ लोअर कंडीशन में चली जाए वो ड्रूप होता है, यानी वो नीचे उतरें और आज़ाब तुम्हारे ऊपर फेंके और तुम मज़ीद ज़िल्लत और रसवाई के गढ़ों में चले जाओ। आर विद लिंक्ड थंडर बोल्ट्स ट्रांसफिक्स अस, या कहीं ऐसा ना हो कि वो आग की जंजीरें जो हैं वो आपको पहना दें और आपको परमानेंटली इस जहन्नमी गढ़े के अंदर, इन जहन्नम के गढ़ों के अंदर फिक्स कर दें। ठीक है, टू द बॉटम ऑफ दिस गल्फ, इस फायरी गल्फ, ये जो आग वाली खलीज है इसके अंदर आपको परमानेंटली जो आग की जंजीरें हैं वो ना पहना दें और आपको हमेशा के लिए इसके अंदर फिक्स ना कर दें। अवेक, तो जाग जाओ, ये सैटन कह रहा है फॉलन एंजल को, अवेक जागो, अराइज उठो, आर बी फॉर एवर फॉलन, नहीं तो हमेशा ज़िल्लत और रसवाई तुम्हारा मुकद्दर रहेगी। अगर अब नहीं उठे तो फिर तुम यहाँ से कभी भी नहीं उठ सकते हो। ठीक है, तुम हमेशा इस जहन्नमी गढ़े के अंदर इस तरह ही लुढ़कते रहोगे, इस तरह ही ज़लील व रुसवा होते रहोगे।